मैं हूँ रुद्रांश खातन और आज हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये क्लास 11th का टॉपिक है और जेई नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम लोग कौन कौन से ग्रुप पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ठीक है, और जो बाकी के ग्रुप्स हैं वो कब आएंगे? आपके क्लास 12th में आएंगे। तो इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा, आपका एक एक डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक की कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं? पहला तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है पी ब्लॉक की? होती है NS2 NP126। ठीक है, आपका s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है और p ऑर्बिटल में आपके 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, हीलियम एक पी ब्लॉक एलिमेंट है पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 होता है। इसके p ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स p सबशेल इन p block elements. Since p subshell can have maximum of 6 electron, there are 6 groups in p block. Group 13 to group 18. तो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 को हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसका, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबशेल में आता है। ठीक है, और क्योंकि पी सबशेल मैक्सिमम आपके 6 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, इसलिए आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 ग्रुप्स होते हैं। Maximum oxidation state shown by p block element is equal to total number of valence electrons. ठीक है, कभी भी आपको कोई भी p block element की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाए तो किसके बराबर हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आप कैसे देखेंगे? दे विल बी द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट s एंड p सबशेल, उनका सम होगा। ठीक है, जैसे कि इसका भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो अब आप बोरॉन को अगर आप ध्यान से देखें तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी 2 + 1, मतलब 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 + 1, इसलिए इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, +3। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी ग्रुप जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, वो होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि ग्रुप 13 की कौन सी होती है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 13 में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। Other oxidation state shown by the elements differ by the factor of 2, जनरली नॉट नेसेसरी। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें आप इतना भर ध्यान रख सकते हैं कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उसमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर करता है बाय फैक्टर ऑफ 2, पर ये कोई जनरलाइज स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ऐसा होता ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो बाय फैक्टर ऑफ 2 से डिफर करें। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं। Lower oxidation state becomes stable for the heavier elements of the group due to inert pair effect. ठीक है, जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हैवियर एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब आप एक एक ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हैवियर मेंबर के लिए ज़्यादा स्टेबल हो जाती है? इट इज़ ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ द NS इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, मतलब जो आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ठीक है, उसके कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है और उसी के कारण हैवियर एलिमेंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं होती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको कौन कौन से ग्रुप में देखने को मिलता है? ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से नहीं समझ में आया तो आगे जब आप ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे ना इंडिविजुअल, तो आपको वहाँ डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ड्यू टू। ये जो फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्रुप 13 में
आपका बोरॉन सबसे पहले आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है, फिर बाकी एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें जो बोरॉन रहेगा ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी एलिमेंट से डिफरेंट रहेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजंस हैं। एक तो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्मॉल साइज, और दूसरा होता है अनअवेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। ये जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप होता है उसमें क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होने के कारण आपका कोई भी एलिमेंट में क्या फ़र्क पड़ सकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हैवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड कैन एक्सपैंड देयर वैलेंसी। तो आप देखोगे कि जो कोवैलेंसी रहती है हमेशा फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप की, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स। ठीक है, जैसे कि इन ग्रुप 13 बोरॉन हैज़ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, BF4 नेगेटिव, but aluminium can form AlF6 3 negative as it can expand its valency beyond 4 due to d orbital। अब आप समझ सकते हैं एल्यूमिनियम की मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो गई? 6 हो गई, और बोरॉन की मैक्सिमम क्या हो पाई? 4 ही हो पाई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बोरॉन में डी ऑर्बिटल्स नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, बल्कि एल्यूमिनियम में एडिशनल डी ऑर्बिटल्स हैं, जिससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन हो सकते हैं। तो ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर मेंबर्स ऑफ द सेकेंड पीरियड। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेंबर होते हैं हर ग्रुप के, फर्स्ट मेंबर हर ग्रुप के कैसे आप देखोगे? बेसिकली आपके कोई भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है ना, वो सेकेंड पीरियड का होता है। ठीक है, जैसे बोरॉन आपका सेकेंड का होगा, फिर आप ग्रुप 14 में जाएंगे तो आपका कार्बन होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं। ग्रुप 15 में आप जाएंगे तो नाइट्रोजन मिलेगा आपको। ग्रुप 16 में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड आइदर विद इटसेल्फ और विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सेकेंड पीरियड। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कार्बन खुद से ही बॉन्ड हो सकता है, या फिर कार्बन ऑक्सीजन से भी बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन नाइट्रोजन से भी बॉन्ड हो सकता है। दीज पी पाई बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय हैवियर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हैवियर एलिमेंट्स फॉर्म पी पाई डी पाई एंड डी पाई बॉन्ड्स। तो जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं ना, कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट के किसी भी ग्रुप के, ठीक है, अब कोई भी ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं, उसके जो हैवियर एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा? वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे या फिर डी पाई बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पी पाई बॉन्ड उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाते हैं और डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। As d orbitals are of higher energy than p orbitals, they contribute less towards overall stability of molecules than does the p pi bonding। तो जो भी मॉलिक्यूल जिसमें p pi बॉन्डिंग इन्वॉल्व है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू वो मॉलिक्यूल जिसमें p डी पाई बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, या फिर डी पाई बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी पाई बॉन्ड जब बनेगा तो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा, और जब पी पाई बॉन्डिंग के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा लोअर एनर्जी का बनेगा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है साइंस में? कोई भी चीज़ की अगर हाई एनर्जी होती है तो वो लेस स्टेबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा लाइन लिखा हुआ है कि जो भी मॉलिक्यूल्स में जिसमें डी पाई या पी डी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, वो कोई भी इस मॉलिक्यूल से कम स्टेबल होगा जिसमें पी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, जब अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ठीक है, तो इसमें जो बोरॉन होता है वो नॉन मेटल होता है,
और बाकी सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी एलिमेंट्स की, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा डाउन द ग्रुप जाने से। अब हम ग्रुप 13 के कुछ कुछ ट्रेंड्स इन द ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने से या डाउन द ग्रुप जाने से क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। इट वॉज एक्सपेक्टेड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बट एक्चुअल ऑर्डर इज दिस। मतलब क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, कोई भी ग्रुप का जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसमें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, पर ग्रुप 13 में ऐसा नहीं है। ग्रुप 13 में आपको कुछ इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसमें आपको ये वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन द साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। ठीक है, वैसे तरीके से क्या होना चाहिए था कि जो गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए था। अगर आप सारे एलिमेंट्स को देखें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इसमें क्या होना चाहिए था कि जो गैलियम है उसका साइज़ एल्यूमिनियम से ग्रेटर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते थे इसमें गैलियम में, और 3d10 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये पुअर स्क्रीनिंग करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण गैलियम का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। जब हम सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट शुड हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है आपका, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो बोरॉन है इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे हैं रेगुलरली डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, जबकि इंक्रीज हो रही है विथ एक्सेप्शन टू बोरॉन। बोरॉन बस एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। बाकी आप देखें तो डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। एल्यूमिनियम टू थैलियम जैसे आप मूव कर रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बस बोरॉन को आपको एज एक्सेप्शन याद रखना है कि बोरॉन की तो सबसे ही ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर की। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में आपको यह ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस टिल गैलियम एंड इट इंक्रीजेस फ्रॉम गैलियम टू थैलियम। ठीक है, कुछ ऐसा ऑर्डर देखने को मिलता है। गैलियम का आपका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इन ग्रुप 13, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका अगर हम एक ओवरऑल ऑर्डर लिखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें बोरॉन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और गैलियम का सबसे कम है। हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप इस ग्राफ के थ्रू याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आप बना के देख लीजिएगा बहुत बार और इससे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है, तो गैलियम की हमने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गैलियम में न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, इसलिए गैलियम से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, इसलिए उसको जो आयोनाइजेशन एनर्जी है गैलियम की वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। इज ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। जो थैलियम है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज़ ग्रेटर देन इंडियम। ऐसा क्यों हुआ? इट इज़ ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी आप ऐसा सेम लॉजिक लगा सकते हैं कि जो आपका थैलियम है उसमें क्या हो रहा है, उसमें न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियम। ओवरऑल ऑर्डर की अगर हम बात कर लें आयोनाइजेशन एनर्जी की तो कुछ ऐसा दिखता है, ये आप ग्राफ से भी डिड्यूस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 13 के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
तो इसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ठीक है, तो यहाँ पे ई क्या है, ई है आपका ग्रुप 13 एलिमेंट से आप ध्यान में रखना, कोई भी रिएक्शन में अगर ई लिखा है मतलब वो क्या है, ग्रुप 13 एलिमेंट है इस सेक्शन के लिए। तो जब ई जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, E2O3 बना लेता है। और ई अगर N2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, EN बना लेता है। हमको मालूम है एयर में मेनली आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है और बहुत थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं शो की है, यहाँ हम मेनली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो E2O3 टाइप का कंपाउंड बना लेता है, और जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, EN टाइप का कंपाउंड बना लेता है। बोरॉन डज नॉट शो रिएक्टिविटी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब क्या हुआ कि जो बोरॉन है ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्टिविटी शो नहीं करता है, कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड Al2O3 हैंस बिकम्स इनर्ट, मतलब क्या हुआ कि जो एल्यूमिनियम होगा ना वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों, एक्सक्यूज मी, इसमें क्या हुआ, ये मान लीजिए कोई आपका एल्यूमिनियम का पीस है और आपका एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम रहेगा अपने ऊपर एक Al2O3 का फिल्म बना लेगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो फर्दर रिएक्शन है एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ वो रुक जाएगी, क्योंकि Al2O3 फिल्म एक बैरियर की तरह काम करेगी। अच्छा, एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो एमॉर्फस फॉर्म में बोरॉन और एल्यूमिनियम ये दोनों ही ऑक्साइड और नाइट्रोजन नाइट्राइड्स बना सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन और एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करते हैं, बट एमॉर्फस फॉर्म में बोरॉन और एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विथ ऑक्साइड्स एंड रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑक्साइड्स हैं, इस तरह की ऑक्साइड बन सकती है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और इन तरह की ऑक्साइड बन सकती है इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड दैट ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों, हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है यहाँ पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे जो आपकी स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। ये होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आपको मैंने बताया था कि इसमें जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है हैवियर एलिमेंट्स की। ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन आर एसिडिक। ठीक है, जो बोरॉन की जो ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है, एल्यूमिनियम और गैलियम की एम्फोटेरिक होती है और इंडियम और थैलियम की क्या होती है आपकी, बेसिक होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको ये भी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान में रखना है कि गैलियम 3 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी गैलियम 1 पॉजिटिव से ज़्यादा होती है, इंडियम 3 पॉजिटिव की जो स्टेबिलिटी होती है इंडियम पॉजिटिव की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है। पर लास्ट वाला एक एक्सेप्शन है कि थैलियम पॉजिटिव मतलब थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू थैलियम +3। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड्स एंड अल्कलीज के बारे में। ठीक है, तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड अल्कलीज, ये आपको पता होना चाहिए कि बोरॉन जो है एसिड और अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बाकी जो एल्यूमिनियम होता है वो एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक।
तो जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या बनेगा, AlCl3 और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी NaOH एक्वस के साथ तो आपका क्या बनेगा, NaAlO2 बनेगा और H2 गैस रिलीज होगी। NaAlO2 क्या होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, अब जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इसको अगर आप फर्दर NaOH से रिएक्ट करा देते हैं तो क्या बनता है आपका NaAlOH4। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। ठीक है, 3 क्या है यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, E+X2। तो इससे आपका क्या बन सकता है, या तो आपका EX3 टाइप का कंपाउंड बन सकता है जब E आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर आपका EX टाइप का कंपाउंड बन सकता है जहाँ पे E आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे E क्या है आपको हमेशा याद रखना है, ग्रुप 13 एलिमेंट। TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है कि TLI3 कैन नॉट एग्जिस्ट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहैलाइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको मालूम है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ मोनोहैलाइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से आपका क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्शन में आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको एक और ध्यान में रखना है कि GaX3 इज मोर स्टेबल देन GaX, InX3 इज मोर स्टेबल देन InX, TlX3 इज लेस स्टेबल देन TlX। ये आपको क्यों ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अपन को क्या मालूम था कि गैलियम+3 की ऑक्सीडेशन स्टेट गैलियम 1+ की ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है, इंडियम+3 की ऑक्सीडेशन स्टेट इंडियम+1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है, और Tl पॉजिटिव की जो ऑक्सीडेशन जो स्टेबिलिटी है वो Tl+3 की स्टेबिलिटी से ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कंपेयर द रिड्यूसिंग पावर GaCl3 एंड GaCl, मतलब GaCl3 और GaCl में से कौन सा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि GaCl3 में Ga की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, GaCl में गैलियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मालूम होना चाहिए कि गैलियम+3 इज मोर स्टेबल देन गैलियम+1, तभी आप जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो गैलियम+1 इज लेस स्टेबल देन गैलियम+3 एंड हैंस गेट्स ऑक्सीडाइज टू Ga+3। ठीक है, हैंस रिड्यूसिंग द अदर कंपाउंड। तो यहाँ पे GaCl आपका बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो Ga पॉजिटिव है ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल है, तो ये क्या चाहेगा कि ये Ga3 पॉजिटिव बना दे जो कि स्टेबल है। ठीक है, तो खुद क्या हो रहा है, ये खुद क्या हो गया, ये खुद हो गया ये ऑक्सीडाइज्ड। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाता है वो किस तरीके से काम करता है, वो काम करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। वहीं अगर आप Ga3 पॉजिटिव की बात कर लें तो Ga3 पॉजिटिव क्या ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर TlCl3 एंड TlCl। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि Tl पॉजिटिव की जो स्टेबिलिटी होती है वो Tl+3 के स्टेबिलिटी से ज़्यादा है। ठीक है, Tl positive is more stable than Tl+3 and hence gets reduced to Tl positive, ऑक्सीडाइजिंग द अदर कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, TlCl3। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना था कि ये जो Tl+3 है ये क्या है, ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये Tl पॉजिटिव बनाना चाहेगा जो कि स्टेबल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना क्या कर लेगा, ये रिडक्शन कर लेगा।
तो जो जिस कंपाउंड से रिएक्ट करेगा उसका क्या करा लेगा, ऑक्सीडेशन करा लेगा। ठीक है, तो कैसे काम करेगा TlCl3, TlCl3 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। वहीं अगर आप Tl पॉजिटिव की बात कर लें या TlCl की बात कर लें तो इसमें Tl क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अब क्या है, Tl3 पॉजिटिव नहीं बनाना चाहेगा। ठीक है, फर्दर रिएक्शन ये नहीं करना चाहेगा। हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के बारे में। इसमें पहला कंपाउंड होता है बोरैक्स। बोरैक्स को आप क्या बोलते हो, टिंकल बोलते हो। ठीक है, बोरैक्स का क्या फार्मूला है, Na2B4O7.10H2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका बोरैक्स का। ज्वेलर्स बोरैक्स हम किसको बोलते हैं, ज्वेलर्स बोरैक्स होता है आपका Na2B4O7.5H2। बोरैक्स ग्लास आप किसको बोलते हो, Na2B4O7, सोडियम टेट्राबोरेट। तो आप बोरैक्स प्रिपेयर कैसे करते हो, उसका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। मोड ऑफ प्रिपरेशन होता है आप Ca2B2O11, इसको क्या बोलते हो, कोलमेनाइट। ठीक है, इसको आप Na2CO3 के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बना देता है आपका Na2B4O7, NaBO2 और CaCO3। NaBO2 को आप क्या बोलते हो, सोडियम मेटाबोरेट। अब आप NaBO2 में फर्दर CO2 से रिएक्शन करा देंगे तो आपका क्या बनेगा, Na2B4O7 डॉट प्लस Na2CO3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरीके से Na2CO3 आपका रीजनरेट भी हो गया, जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। तो ये आपको सीक्वेंस में फॉलो करनी है दोनों स्टेप्स। पहले तो क्या किया आपने, Ca2B2O11 को Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया तो आपका क्या बन गया, Na2B4O7, ये आपका यहाँ पे बोरैक्स बन गया। फिर आपका NaBO2 बन गया और CaCO3 बन गया। ठीक है, अब आपने NaBO2 को जब आपने फर्दर CO2 से रिएक्ट किया तो दोबारा आपका क्या बन गया, बोरैक्स बन गया यहाँ पे, और आपका Na2CO3 बन गया, जो कि आप दोबारा से रिएक्शन में यूज़ कर सकते हो, रीजनरेट हो गया ये। हम लोग बोरैक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोरैक्स सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर। बोरैक्स को जब आप पानी में डालेंगे तो वो अल्कली फॉर्म कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, ये बोरैक्स है। बोरैक्स को आपने जब वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बन गया आपका, NaOH बन गया और H3BO3 बन गया। अब NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और H3BO3 क्या है, एक वीक एसिड है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा सोल्यूशन, ओवरऑल सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, ओवरऑल तो बेसिक ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि बोरैक्स का जो सोल्यूशन होता है वाटर में वो अल्कलाइन नेचर का होता है। बोरैक्स कैन एक्ट एज एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर कैसे आपको मालूम है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास और एक वीक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, आपका एसिडिक बफर बन सकता है। हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम बोरैक्स को हीट कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो Na2B4O7.10H2 ये बोरैक्स हो गया, इसको आपने हीट कर दिया तो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गए, आपके पास क्या बच गया, Na2B4O7। अब इसको आप फर्दर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, NaBO2 मिलेगा और B2O3 मिलेगा। तो ये NaBO2 प्लस B2O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास बीड बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, NaBO2 प्लस B2O3, इसको आप क्या बोलोगे, ग्लास बीड बोलोगे। हम बोरैक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो बोरैक्स को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका है Na2B4O7.10H2, या फिर आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं Na2B4O5OH4.8H2। इस टाइप से अगर आप लिखेंगे तो आपका स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा बोरैक्स का। हम बोरैक्स के स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको यहाँ आपको OH, हाँ, तो यहाँ पे आपके पास एक जो बोरॉन है वो 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ठीक है,
4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और जो दूसरा बोरॉन आप देख रहे हैं वो क्या है, आपका 3 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ये वाले, एक ये वाले और एक ये वाले। ठीक है, तो ये बोरॉन क्या है, आपका 3 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो गया, आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइज वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइज वाला क्या हो जाएगा, आपका प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये बोरेक्स स्ट्रक्चर में आपके 5 BOB बॉन्ड हैं, 14 BO बॉन्ड्स हैं, और 34 आपके पास लोन पेयर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोरिक एसिड के बारे में, H3BO3। तो इसका पुराना नाम क्या है, बोरिक एसिड को हम लोग पहले बोलते थे ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, बोरिक एसिड को आप बोरेक्स के थ्रू बना सकते हैं। तो बोरेक्स को अगर आप HCl एक्वस के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl और H3BO3। H3BO3 क्या आपका बोरिक एसिड है। इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, BOH3 करके भी लिखा जाता है इसको, बोरिक एसिड को। अच्छा, अगर आप बोरेक्स को H2SO4 एक्वस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 और H3BO3। अब हम बोरिक एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ेंगे। तो बोरिक एसिड को जब आप H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, BOH4 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है H3BO3 के एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि बोरिक एसिड एक्सट्रैक्ट्स OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर, हेंस क्रिएटिंग H पॉजिटिव आयन, बट डज नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन बाय इटसेल्फ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोरिक एसिड होता है वो OH नेगेटिव वाटर से अपना एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उससे क्या होता है, आपका H पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, पर बोरिक एसिड अपने स्ट्रक्चर में से H पॉजिटिव आयन कभी भी डोनेट नहीं करता है। जैसे H2O में से अगर आप OH नेगेटिव निकाल लें तो आपका क्या बचेगा, H पॉजिटिव बचेगा। तो यही H पॉजिटिव आपको यहाँ पे शो किया गया है। बाकी बोरिक एसिड ने क्या काम किया, उसने OH नेगेटिव वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। बोरिक एसिड को आप ट्राई हैलाइड से ही बना सकते हैं, जैसे BX3 हुआ, यहाँ पे X क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, HX बना लेगा और H3BO3 बना लेगा बोरिक एसिड। और अगर आपने BF3 लिया है और उसको H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, HBF4 बनेगा और H3BO3 बनेगा। ठीक है, तो ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन और पढ़ ली हमने। अच्छा, डाईबोरेन से भी आप बोरिक एसिड बना सकते हैं। इसको आपने डाईबोरेन को जब आप 6H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका 2H3BO3 बन जाएगा और 6H2 बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को ज़रूरी है कि आप इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ याद रखें। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि 2 मोल्स जब आप H3BO3 बनाते हैं तो आपका 6 मोल्स ऑफ H2 रिलीज होता है। ठीक है, इसी रिएक्शन में, और आपने यहाँ पे 6 मोल वाटर को यूज़ किया, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब आप 1 मोल B2S6 यूज़ करते हैं और 6 मोल H2O यूज़ करते हैं तो आपका 2 मोल H3BO3 बनता है और 6 आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बन जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे बोरिक एसिड की। तो बोरिक एसिड क्या है, आपका वीक मोनोबेसिक एसिड है, नॉन प्रोटिक एसिड है, और एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन में पहले भी पढ़ा चुका हूँ बोरिक एसिड की। आपका BOH4 नेगेटिव बनता है और H पॉजिटिव आता है। H पॉजिटिव कहाँ से आता है, पानी से आता है, नॉट फ्रॉम बोरिक एसिड। ठीक है, अगर आपको H पॉजिटिव आयन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, आप इस रिएक्शन में फर्दर आप क्या ऐड कर देंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करने से क्या होगा, ये आपका BOH4 नेगेटिव कंज्यूम हो जाएगा और आपका जो रिएक्शन नंबर 1 है वो आगे प्रोसीड कर जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे अपन को समझ में आया कि आगे प्रोसीड कर जाएगी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट साइड में क्या किया है कि एक चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ कर दिया है। तो लीच एटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी।
अच्छा, जब BOH4 नेगेटिव इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? इस तरह का कंपाउंड बनता है। बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है ये। इसकी मेमोरी ट्रिक भी है कि आप ये रिएक्शन को कैसे याद रख सकते हैं। आपने BOH4 लिख लिया इस टाइप से, और फिर आप इथाइलिन ग्लाइकोल लिख लीजिए इस टाइप से दोनों साइड, और आप वाटर रिमूव कर दीजिए। 4 वाटर मॉलिक्यूल जब आप रिलीज कर देंगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख भी देता हूँ, -4H2। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर आप बोरिक एसिड को हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका क्या बन जाता है? HbO2 बन जाता है, मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड को अगर आप 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं तो H2B4O7 बनता है टेट्राबोरिक एसिड। इसकी अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं तो आपके पास बनता है B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड। और बोरिक एनहाइड्राइड को अगर आप एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर देंगे तो आपका बोरॉन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे बोरिक एसिड की। तो बोरिक एसिड में जो बोरॉन रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है आपके बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड में क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। एक बोरिक एसिड दूसरे बोरिक एसिड से इंटर मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय एज बॉन्ड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे डाइबोरेन के बारे में। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि BF3 को आप LiAlH4 के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा? B2S6 LiF और AlF3। BF3 को आप NaH के साथ रिएक्ट करा दो एट 450 केल्विन तो क्या बन जाएगा? NaF और B2S6। तो ये आपका इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपरेशन ऐसे कराई जाती है। जब आप BF3 को NaH के साथ रिएक्ट करते हो तो इंडस्ट्रियल स्केल पे आपका B2S6 बन जाता है, मतलब लार्ज स्केल पे बनता है। अगर आपको लेबोरेटरी स्केल पे चाहिए तो NaBH4 को आप आयोडीन के साथ सिर्फ रिएक्ट करा दें तो क्या बन जाएगा? B2S6 बन जाएगा, Na बन जाएगा और H2 बन जाएगा। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बोरॉन कभी भी डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करता है टू फॉर्म B2S6। ठीक है, ऐसा कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे B2S6 की। तो B2S6 को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर आप कह सकते हैं आप इसको बर्न करते हैं तो क्या मिल जाता है आपको? B2O3 मिलता है और H2O मिल जाता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमको मालूम है जो कंबशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। जब आप B2S6 को 6H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? 2H3BO3 बन जाता है और 6H2 बनता है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिएक्शन। इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है अगर आप 2B2S6 यूज़ करते हैं तो आपको कितने मॉलिक्यूल्स H3BO3 मिलते हैं? तो आपको 4 मॉलिक्यूल H3BO3 मिल जाते हैं और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 मिल जाता। ठीक है, हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड के बारे में, MH। ठीक है, इसमें मेटल हाइड्राइड कौन सी हो सकती है? लिथियम हाइड्राइड हो सकती है, सोडियम हाइड्राइड हो सकती है। इसको जब आप B2S6 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है? बोरोहाइड्राइड। इसमें कैटायनिक पार्ट आपका मेटल पॉजिटिव आयन है और जो एनायनिक पार्ट है वो BH4 नेगेटिव है। ठीक है, BH4 नेगेटिव जो रहता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब B2S6 के बारे में पढ़ते हैं कि B2S6 को आप अगर एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करा देते हैं एट लो टेम्परेचर तो आपको क्या मिल जाता है? B2S6.2NH3। अगर आप एक्सेस NH3 के साथ रिएक्ट कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर तो आपको क्या मिल जाएगा? BnX, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और B2S6 को आप NH3 के साथ रिएक्ट करते हैं इन 1:2 प्रपोर्शन। ठीक है, मतलब आपने 1 पार्ट B2S6 लिया है और 2 पार्ट्स में NH3 लिया है एट 450 केल्विन तो आपको क्या मिल जाएगा? B3N3SX, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। अच्छा, अब हम B2S6 की रिएक्शन पढ़ेंगे विथ NH3, 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो आपने B2S6 ले लिया ये वाला,
इसको आपने 2NH3 के साथ रिएक्ट किया, तो इसको आपको कैसे लिखना है रिएक्शन को समझ लीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, कहाँ से क्लीव करेंगे, B2S6 को आपने यहाँ से रेड जिगजैग लाइन से दिखाया हुआ है कैसे आपको क्लीवेज करानी है। इसको आप बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। फिर आप क्या बना देंगे इसके थ्रू, BH2NH32 पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। देखो इसको आपने कैसे बनाया, इसमें आपने क्या किया, आपके पास B2S6 कुछ इस तरीके से था, इसको कैसे लिखना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पे 2NH3 ले लिया, ठीक है, इसका आप अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करा दीजिए ऐसा, ठीक है। और ये 2NH3 को आप क्या करेंगे, 2NH3 लेके आप BH2 से अटैच कर दीजिए, तो आपके पास क्या बच गया, BH4 बच गया। तो कैटायनिक पार्ट आपका क्या बन जाएगा, आपका कैटायनिक पार्ट बन जाएगा BH2NH32 और बचा हुआ क्या पार्ट बन जाएगा आपका, BH4, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी है। सिमिलर तरीके से अगर आप 2NH2R के साथ रिएक्ट करते हैं B2S6 को, तो आपको मिलता है BH2NH2R2 पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। अगर आप 2R2NH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, BH2R2NH2 पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद टर्शरी अमाइन R3N, ठीक है। या फिर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं B2S6 की, तो क्या होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज, कैसा क्लीवेज करना है आपको दिखाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। 2R3N को आपको किस टाइप से अटैच करना है, आपको एक R3N कनेक्ट करना है BH3 यूनिट से, और दूसरा भी आपको करना है दूसरे BH3 यूनिट से, ठीक है। आपको एरो के थ्रू दिखाया हुआ है मैंने। एक आप R3N यूनिट को एक BH3 के साथ अटैच करेंगे और दूसरी R3N यूनिट को आप दूसरे BH3 यूनिट के साथ अटैच करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2BH3R3N, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं B2S6.2R3, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको एक और बार मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास ये B2S6 यूनिट है और आपके पास यहाँ पे आ गया 2R3N, तो 2R3N है, इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसको आप ऐसे लिख लो, एक R3N ऐसा लिख लो और दूसरा R3N ऐसा लिख लो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इसको आप सिमेट्रिकल क्लीवेज करा दोगे ऐसे, ठीक है। एक R3N यूनिट को आप एक बोरॉन के साथ अटैच करोगे और दूसरे R3N यूनिट को दूसरे बोरॉन के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लीवेज करानी है। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का केस देख लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का केस भी सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। जिस टाइप से आपको अटैच करना है, एक CO यूनिट को आपको एक बोरॉन के साथ रिएक्ट करना है, दूसरे CO को आपको दूसरे के साथ करना है। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, B2S6.2CO, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2BH3CO। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ B2S6 के बारे में, ठीक है। B2S6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि B2S6 जो बनता है एक डाइमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। जब दो BH3 यूनिट डाइमराइज करते हैं तो आपका B2S6 बनता है, ठीक है। और यहाँ पे डाइमराइजेशन क्यों होती है, क्योंकि BH3 अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो B2S6 बना लेता है। BH3 इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होने के लिए क्या करता है, B2S6 बना लेता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ y इज ग्रेटर देन x, एज y इज ग्रेटर देन x, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा
क्योंकि जो y है y इज़ वीकर देन x। ये जो y बॉन्ड है इट इज़ वीकर देन x, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ y है इट इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी बॉन्ड जो वीक होता है वो लंबा होता है, और कोई भी बॉन्ड जो स्ट्रांग होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पे y आपको दिखाया गया है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये y है आपका, एक y ये हो गया, एक y ये हो गया। ठीक है, और ये x हो गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो y है इट इज़ वीकर एज कम्पेयर टू x। क्यों? y इज़ अ बनाना बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि y जो है ना एक बनाना बॉन्ड है, और ये आपका x जो है एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। तो बनाना बॉन्ड इज एक्चुअली वीकर देन नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 4 टर्मिनल BHT बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये जो आपको BHT बॉन्ड दिखाए गए हैं, ये जो BHT बॉन्ड्स हैं आपके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया। ये जो बॉन्ड्स हैं ना ये सेम प्लेन में, और बाकी ये जो आपको दिखाए गए हैं जो ब्रिजिंग बॉन्ड्स हैं, द ब्रिजिंग HB बॉन्ड्स आर अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, ये जो आपके HB बॉन्ड्स हैं इस प्लेन के अबव और बिलो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। टू ब्रिजिंग HB बॉन्ड्स आर अबव एंड बिलो द प्लेन। जो प्लेन में HBT बॉन्ड्स हैं उस प्लेन के अबव और बिलो होते हैं आपके BHB बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 BHT बॉन्ड्स आर नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स को क्या बोलते हो आप? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। और 2 HBB बॉन्ड्स आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, इसको आप बनाना बॉन्ड्स बोलते हो। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा था कि जो बनाना बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। इससे जो बनाना बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। और ये अलग वेज से अभी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, डाइबोरेन को। इसको आप ऐसे भी दिखाते हो बनाना बॉन्ड को, इस टाइप से, और आप इस टाइप से भी दिखा सकते हो बनाना बॉन्ड को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बोरॉन फैमिली। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्नाइट के बारे में। ठीक है, तो कर्नाइट क्या होता है? Na2B4O7.4H2। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कर्नाइट का। अबंडेंस ऑफ बोरॉन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 10⁻⁻⁴% बाय मास। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देयर आर 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ बोरॉन। कौन कौन सा आइसोटोप्स होते हैं? बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। ठीक है, ये क्या है? इसका मास नंबर है, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। तो बोरॉन 10 की क्या अबंडेंस होती है? 19% होता है, और बोरॉन 11 की क्या अबंडेंस है? 81%। ठीक है, एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। 8.3% बाय मास आपका एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट का 8.3% बाय मास आपका क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है अर्थ के क्रस्ट में, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, बॉक्साइट Al2O3.2H2 और क्रायोलाइट Na3AlF6, ये क्या है? इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के, इसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाइओनियम, ये क्या होता है? आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर है इसका 113। एटॉमिक मास क्या है? 286 ग्राम पर मोल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी लिखी जाती है। हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ इसका क्या है? 20 सेकंड्स। बोरॉन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज
The sum of its first three ionization enthalpy is very high. It prevents it to form +3 ions and forces it to form covalent compounds. अब देखो क्या होता है, बोरॉन की ना आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करता है, जबकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करता है, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा क्या है कि बोरॉन की जो फर्स्ट थ्री आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका सम इतना ही होता है कि उतनी एनर्जी यूजुअली आप कोई भी केमिकल रिएक्शन में सप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए बोरॉन जो है +3 आयंस रेयरली बनाता है। ठीक है। कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर आयोनिक देन कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये फजांस रूल से आप पता कर। ग्रुप 13 एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे बिहेव एज लुईस एसिड। हमको पता है कि लुईस एसिड्स क्या होते हैं। लुईस एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो ग्रुप 13 एलिमेंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए क्या बन जाते हैं वो लुईस एसिड्स। देन टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे लुईस एसिड करेक्टर डिक्रीज होता है। ये लुईस एसिड करेक्टर का ऑर्डर लिखा हुआ है। ये आपको दिखाया हुआ है कि कोई भी ग्रुप 13 का कंपाउंड जो है लुईस एसिड की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। ये प्लेनर है, इसने NH3 के लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल उसने बना लिया। इसने बेसिकली क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन से कंपाउंड करते हैं, लुईस एसिड्स। अच्छा, AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग डाइमर। तो आप देख सकते हैं डाइमर बना हुआ है। इसमें जो बनाना बॉन्ड होता है वो वीक होता है और वो लार्ज होता है, और जो आपका नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है। ठीक है। और यहाँ इसमें हेलोजन ब्रिज होता है, हाइड्रोजन ब्रिज नहीं होता, इसमें हेलोजन ब्रिज होता है। ठीक है। अच्छा, MX3 ये क्या है, ग्रुप 13 का ट्राइहैलाइड है। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, MOH4 नेगेटिव। ये क्या है, इसमें M क्या रहेगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। वहीं अगर आप AlX3 लेते हैं, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो आपको मिलता है AlOH6 3 नेगेटिव, sp3d2 के फॉर्म में आपको दिखता है। ठीक है। मतलब इन जनरल अगर आप कोई भी ग्रुप 13 का ट्राइहैलाइड लोगे तो आपका MOH4 नेगेटिव बनेगा, जिसमें MsP3 हाइब्रिडाइज होगा। और अगर आप एल्यूमिनियम का ट्राइहैलाइड लेते हो और उसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो आपका क्या बनेगा, AlOH6 3 नेगेटिव, इसमें Al आपका sp3d2 के हाइब्रिडाइजेशन में होगा। तो ये बेसिकली ये कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम के ट्राइहैलाइड का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एक एक्सेप्शनल हाइड्रोलिसिस है। ठीक है। Concentrated nitric acid renders Al passive by forming protected oxide layer on the surface. ठीक है। Concentrated nitric acid renders Al passive by forming protective oxide layer on the surface। अब देखो क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो क्या करेगा कि एल्यूमिनियम के अराउंड ये Al2O3 की ऑक्साइड लेयर बना देगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो फर्दर रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से वो रुक जाएगी। White fumes appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride as anhydrous AlCl3 reacts with moisture from air to liberate HCl gas. Moist HCl appear in white in color. ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है कि white fumes appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride when anhydrous AlCl3 reacts with moisture from air to liberate HCl gas. Moist HCl appear white in color। अब देखो क्या हुआ कि जब आपने कोई भी बॉटल में एनहाइड्रस AlCl3 रखा, एनहाइड्रस AlCl3 जब मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर गया तो उसने क्या रिलीज कर ली, HCl की फ्यूम्स रिलीज कर ली, और जो HCl फ्यूम्स होती हैं ये वाइट कलर की होती हैं। ये आपको समझना था बस। ग्रुप 13 ट्राइक्लोराइड्स, ट्राइब्रोमाइड्स, ट्राइआयोडाइड्स
बीइंग कोवलेंट इन नेचर आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं पढ़ी हमने। व्हेन बोरैक्स इज हीटेड in Bunsen burner flame with cobalt oxide on loop of platinum wire, a blue colored CoBO2 bead is formed। तो इसमें सार इसका यही है कि आपको इतना याद रखना है बस कि जो CoBO2 होता है ना, कोबाल्ट CoBO2 होल ट्वाइस, ये है बेसिकली आपका क्या है, ब्लू बीड होता है ये। ठीक है, ये ब्लू बीड होता है। ये कैसे फॉर्म होता है? ये ऐसे फॉर्म होता है कि बोरैक्स को आपने बंसन बर्नर पे हीट किया है। ठीक है, और क्या कर रहे हो आप प्लेटिनम वायर के ऊपर में आपने COO लगा दिया है। ठीक है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली रिएक्शन क्या है इसकी मैं बताता हूँ आपको। इसकी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं बताता हूँ। ये देखिए, ऐसे रिएक्शन कैरी आउट होती है कि आपने बोरैक्स लिया, इसकी जब आपने एक्सटेंसिव हीटिंग कर दी तो क्या बन गया आपके पास, NaBO2 और B2O3। अब ये जो B2O3 है ये COO से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, ब्लू बीड बन जाएगा। ठीक है, इसको कोबाल्ट मेटाबोरेट भी बोलते हैं। ये आपका ब्लू बीड बन गया, तो यही इसी के बारे में लिखा हुआ है। बोरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड because it is not able to release H positive ion on its own. It receives OH negative ion from water molecule to complete its octet and in turn releases H positive ions। तो इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। B2S6 + 6NH3 आपका क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसकी आप हीटिंग करेंगे तो आपको ये बन जाएगा। ठीक है, B3N3H6 + H2। B3N3H6 क्या है आपका, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। ठीक है, इसको आप बोराजीन भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। हम पढ़ेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में मेनली आपको +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कार्बन फैमिली में? कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, आपका जर्मेनियम होता है, टिन होता है और लेड होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हमको कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर ऐसा क्यों आपको देखने को मिलता है। इट इज़ ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज़ द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्सेप्शन आपको मैं दिखाया हुआ है पिंक कलर के सर्कल से। यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जाने से रेगुलरली आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। लेड की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो गई एसन से। ऐसा क्यों हुआ? इट इज़ ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, लेड के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो न्यूक्लियर चार्ज था वो बढ़ गया। ठीक है, न्यूक्लियस उसको और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लग गया एज़ कम्पेयर टू टिन। ठीक है, इसलिए जो आपका लेड है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर हो गया एज़ कम्पेयर टू टिन। आपको डेंसिटी का ऑर्डर भी ध्यान में रखना है। डेंसिटी ऑर्डर ये रहता है, आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल डाउन द ग्रुप जाने से ही इंक्रीज हो जाती है डेंसिटी। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्या है आपका? एक्सेप्शन ये दिख रहा है कि वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, पर इसमें बस एक एक्सेप्शन है कि जो कार्बन की डेंसिटी है वो सिलिकॉन से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऐसा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर लेड की, फिर आपकी लेड की, और फिर जो 3 एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। हम कैटिनेशन के ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैटिनेशन क्या है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग।
तो इसकी ऑर्डर कुछ इस टाइप से रहती है, और इसमें जो लेड रहता है ये कैटिनेशन शो नहीं करता है। क्यों? ड्यू टू इट्स बिग साइज। चलो अब हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है आपकी? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो कोई भी ग्रुप 14 एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो तरह के कंपाउंड बना सकता है। ईओ टाइप के, जिसमें आपका ग्रुप 14 एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या EO2 टाइप के कंपाउंड जिसमें वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लें तो EO2 का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो EO से ज़्यादा होता है। ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने से दोनों तरह के ऑक्साइड में आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, चाहे वो EO टाइप का कंपाउंड हो चाहे वो EO2 टाइप का कंपाउंड हो। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। CO2 है, SiO2 है, GeO2 है, SiO है और GeO है, ये एसिडिक है। SNO है, SNO2 है, PbO और PbO2 ये क्या है आपका? एम्फोटेरिक है। ठीक है। हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है। जब टिन H2 स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? SnO2 और H2। और जब लेड H2O के साथ रिएक्ट करता है तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सिर्फ टिन वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन ग्रुप 14 एलिमेंट, वो भी आपका जो वाटर होना चाहिए वो स्टीम के फॉर्म में होना चाहिए। और जो लेड है वो क्यों नहीं रिएक्ट करता है वाटर के साथ? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड, PbO। ठीक है, ये आपको बताना है इसमें। अब हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन पढ़ेंगे। तो हेलोजन भी आपके दो तरह के बन सकते हैं, EX4 और EX2। EX4 कब बनेगा? जब E आपका +4 में होगा, और EX2 कब बनेगा? जब E आपका +2 में बनेगा। E क्या है आपका? E आपका ग्रुप 14 एलिमेंट। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। आपको पहले ही मैंने बता दिया है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डाउन द ग्रुप जाने से ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डाउन द ग्रुप जाने से कम स्टेबल हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ है स्टेबिलिटी ऑर्डर। एक और आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान में रखना है कि जो Ge4 पॉजिटिव है इट इज़ ग्रेटर देन Ge2 पॉजिटिव स्टेबिलिटी के मामले में। जो Tin4 पॉजिटिव है वो ज़्यादा स्टेबल है Tin2 पॉजिटिव से, पर जो Lead2 पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है Lead4 पॉजिटिव से। इतना आपको ध्यान में रखना है। SiF6 2 नेगेटिव, GCl6 2 नेगेटिव, SnOH6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट ड्यू टू वेकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है। SiCl6 2 negative does not exist due to bigger size of Cl and interaction between the lone pairs of Cl negative, and Si4 positive is not very strong. ठीक है, ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आपका SiCl6 है वो एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो इसमें Cl नेगेटिव है इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो एक सिलिकॉन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो 6 बड़े बड़े क्लोरीन एटम्स को पकड़ के रख सके अपने पास में। और जो आपका जो सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन SiCl6 2 नेगेटिव में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो ये क्या होता है, SiF4 जो रहता है आपका Si4 पॉजिटिव के स्टेट में क्या होता है, ये Cl नेगेटिव के लोन के पेयर के साथ जो इंट्रैक्शन होती है इसकी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है, वीक इंट्रैक्शन होती है। अच्छा, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो ठीक है, PbF4 एंड SnF4 आर आयनिक इन नेचर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो डायमंड में जो भी कार्बन रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है।
ठीक है, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होता है। और डायमंड का स्ट्रक्चर एक 3D स्ट्रक्चर होता है। इतना आपको अभी समझना है डायमंड के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के बारे में बात कर लें तो इसमें लेयर्स होती हैं मेड अप ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग्स कैसे बनती हैं आप देख लीजिए, कार्बन अटैच रहता है एक दूसरे से टू फॉर्म अ सिंगल हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, और ये हेक्सागोनल रिंग्स एक दूसरे से अटैच रहती हैं टू फॉर्म अ लेयर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लेयर होती हैं आपकी, और ये लेयर्स एक दूसरे से बॉन्डेड होती हैं थ्रू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। और जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो कार्बन रहता है आपका, इसमें जो भी पर्टिकुलर कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ फुलेरिन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फुलेरिन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है कार्बन की, और एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है कार्बन की। ठीक है, तो जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो टोटल 12 होती हैं, और जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो टोटल 20 होती हैं, और टोटल 30 डबल बॉन्ड्स होते हैं एट ऑल्टरनेट पोजीशंस। ठीक है, जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से अटैच्ड है, और जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग से भी अटैच्ड है और 6 मेंबर्ड रिंग से भी अटैच्ड है। आप स्ट्रक्चर ध्यान से देख सकते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को, तो जो 5 मेंबर्ड रिंग है आपकी, ये 6 मेंबर्ड से ही अटैच्ड है। वहीं अगर आप देखें एक 6 मेंबर्ड रिंग को, तो 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड से भी अटैच्ड है और 6 मेंबर्ड रिंग से भी अटैच्ड है। ठीक है, ये बताने की कोशिश की जा रही है इधर। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड के बारे में देखते हैं। डायमंड में क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, पहले भी बता दिया मैंने। ग्रेफाइट को अगर हम देखें तो इसका 2D स्ट्रक्चर होता है, और फुलेरिन को अगर हम देखें तो इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। फुलेरिन का दूसरा नाम क्या है, बकमिंस्टर फुलेरिन भी बोलते हो, इसको आप C60 मॉलिक्यूल भी बोलते हो। स्ट्रक्चर कैसा होता है फुलेरिन का, एक सॉकर बॉल की तरह होता है, इसलिए मैंने बोला 3D स्ट्रक्चर है। जब हम फॉर्मेशन ऑफ फुलेरिन देखते हैं तो ग्रेफाइट को जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं इन नोबल गैस एनवायरनमेंट तो आपका क्या बन जाता है, फुलेरिन। ठीक है, डायमंड में हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ग्रेफाइट में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फुलेरिन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डायमंड नॉन एरोमेटिक है, ग्रेफाइट एरोमेटिक है, और फुलेरिन भी एरोमेटिक है। ठीक है, डायमंड के बारे में बात कर लें तो डायमंड में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें डैंगलिंग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कार्बन हैं जिनकी सारी की सारी वैलेंसी, मतलब चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। फ्री वैलेंस ऑफ इमोबलाइज एटम, इमोबलाइज एटम इधर क्या है, कार्बन है, तो उसकी चारों वैलेंसी जब फुलफिल नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डैंगलिंग बॉन्ड। तो ये इस टाइप के बॉन्ड आपके डायमंड में प्रेजेंट होते हैं। ग्रेफाइट की बात कर लें तो इसमें भी डैंगलिंग बॉन्ड है, फुलेरिन में कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है, सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है फुलेरिन में। अच्छा, डायमंड की बात कर लें तो गुड थर्मल कंडक्टर बट बैड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मतलब क्या है, हीट को तो कंडक्ट करता है डायमंड, पर इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता। ग्रेफाइट की बात कर लें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना ये फ्री रहता है ग्रेफाइट में, जो कि एक लेयर में थ्रू आउट मूव कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। फुलेरिन की बात कर लें तो गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी होता है। जो डायमंड है इट इज़ यूज एज एन एब्रेसिव एंड इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है, ग्रेफाइट की बात कर लें तो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करता है, और ये ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। इसमें आपको फुलेरिन के बारे में ये भी जानना है कि जो एक C70 मॉलिक्यूल होता है उसको आप रग्बी बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, C70 मॉलिक्यूल का रग्बी बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, पूछा नहीं जाता कभी भी, ऐसे ही मैंने बता दिया फॉर योर नॉलेज। अच्छा, अब हम अदर एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंटल कार्बन, तो इसमें पहला क्या है आपका, कार्बन ब्लैक, दूसरा है कोक, और तीसरा है चारकोल।
दीज आर द इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ फुलेरिन एंड ग्रेफाइट। तो जो तीनों के बारे में हमने पढ़ा, कार्बन ब्लैक, कोक और चारकोल, ये क्या है? इम्प्योर फॉर्म है आपके फुलेरिन और ग्रेफाइट के। हाइड्रोकार्बन को अगर आप हीट करेंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर तो आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन ब्लैक। वुड या कोल को अगर आप हीट कर लेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको चारकोल मिल जाएगा या फिर कोक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जानना है। अब हम सब इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, CO। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? जब कार्बन को आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। लैब प्रिपरेशन कैसे करते हैं आप? फॉर्मिक एसिड को आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो क्या मिल गया आपको? CO मिल गया और H2O मिल गया। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे की जाती है? हॉट कोक को जब आप स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे एट 473 केल्विन टू 1273 केल्विन तो आपको क्या मिल जाएगा? सिन गैस या वाटर गैस। सिन गैस मतलब सिंथेसिस गैस। किसका मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और H2 का। ठीक है, तो इसमें भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। कार्बन को आप नॉर्मली एयर से रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? CO मिल जाएगा और N2 मिल जाएगा। इसको आप बोलते हो प्रोड्यूसर गैस। एयर में मेनली क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और N2 होता है। ठीक है, तो वही दिखाया गया है कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और N2 गैस आपको अलग से मिल गई। ठीक है, अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और न्यूट्रल होता है और पॉइजनस नेचर का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे जो आपका आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होकर 0 हो गई है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ के +4 हो गई है। मतलब क्या हुआ? कार्बन का ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो गया और आयरन का रिडक्शन हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया? रिडक्शन करा दिया इधर पे। ZnO को देखें अगर आप तो यहाँ पे Zn का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 0 हो गया। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें प्रोडक्ट साइड में +4 हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ? कार्बन का तो हो गया ऑक्सीडेशन और जिंक का हो गया आपका रिडक्शन। तो यहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन which is 300 times more stable than oxygen hemoglobin complex. Thus CO exposure can cause oxygen deficiency. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? कार्बन को जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका? CO2। आपने मीथेन का अगर कंबशन करा दिया तो भी आपको CO2 और H2O मिल जाता है। ठीक है, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? कि CaCO3 को आपने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बन गया आपका? CaCl2, CO2 और H2O। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रिपरेशन अगर हम देख लें तो CaCO3 को जब आप हीट कर देते हो तो आपको CaO और CO2 मिल जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कलरलेस, ओडरलेस और एसिडिक गैस होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप ड्राई आइस बोलते हो। CO2 डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म H2CO3। ठीक है,
H2CO3 कैसे डिसोसिएट करता है एक्वस सोल्यूशन में? पहले H पॉजिटिव बनाता है और HCO3 नेगेटिव बनाता है, फिर HCO3 नेगेटिव आपका H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव बना लेता है। H2CO3 एंड H2CO3/HCO3 नेगेटिव बफर मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशंस के बारे में आप इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि H2CO3 और HCO3 नेगेटिव आयंस अगर आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो आपका pH ऑफ द ब्लड ये चेंज नहीं होने देते ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, अगर आप थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिला देते हैं ब्लड में तो ये बफर सॉल्यूशन के कारण pH ऑफ द ब्लड चेंज नहीं होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि pH ऑफ द ब्लड नियरली 7 होना चाहिए आपका। स्ट्रक्चर ऑफ CO2 की अगर हम बात कर लें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, CO2 का 2 होता है। इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है और इसमें 4 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप स्पेसिफिकली देख लें तो इसमें 4 लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे SiO2 या फिर SiO2N। ठीक है, इसको दो तरीके से लिखते हैं क्योंकि पॉलीमरिक फॉर्म का होता है SiO2, इसलिए इसको SiO2N भी लिखा जाता है। इसका 3D नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है, SiO2 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 8 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है इसके नेटवर्क स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसमें Si जो है आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज रहता है और ऑक्सीजन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। आप Si को देख रहे हैं तो ये 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन आपके 2 सिलिकॉन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी इट इज़ यूजुअली इनर्ट और SiO2 ओनली रिएक्ट्स विद HF एंड NaOH। इसकी रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ईच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम, ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम, ये आपको मैं बता चुका हूँ। पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ SiO2 के बारे में। तो SiO2 का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप क्वार्ट्स बोलते हो। ठीक है, जो SiO2 का आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसको आप क्या बोलते हो, क्वार्ट्स बोलते हो। और इसका जो एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है उसको आप सिलिका बोलते हो। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे SiO2 की रिएक्शन विद HF। HF के साथ कैसा रिएक्ट करता है। SiO2 जब आप HF के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बना लेगा, SiF4 और H2O। अगर आपने HF एक्सेस में ले लिया तो आपका क्या बन जाएगा, H2SiF6 बन जाएगा। ठीक है, अब हम रिएक्शन विद NaOH पढ़ते हैं। SiO2 प्लस NaOH क्या बन जाएगा आपका, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट और H2O। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे सिलिकॉन्स के बारे में तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, वो कैसा लिखा है, इसमें R2SiO आपका रिपीटिंग यूनिट होता है। ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म के होते हैं तो इसमें R2SiO आपका रिपीटिंग यूनिट होता है और इसमें R2 क्या हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल कि जब आपने 2CH3Cl लिया और उसको Si के साथ रिएक्ट कर दिया, कॉपर कैटलिस्ट लिया आपने 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया तो आपका क्या बन गया, CH3 2SiCl2। इसको 2 वाटर मॉलिक्यूल से आपने रिएक्ट किया तो क्या बन गया ये। ठीक है, अब ये जो आपका यूनिट बना है CH3 2SiOH2 ये पॉलीमराइज कर जाएगा कुछ इस टाइप से। इसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर आपको सिलिकॉन की अगर आपको लेंथ को कंट्रोल करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं R3SiCl। R3SiCl की जब आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R3SiOH। ठीक है, इसको अगर आप सिलिकॉन पॉलीमर में ऐड कर देते हैं तो सिलिकॉन पॉलीमर की लेंथ कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, चेन टर्मिनेट हो जाती है। जैसे सिलिकॉन पॉलीमर है, इसमें आपने क्या किया,
R3SiOH ऐड करके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाएगा इधर, और आपका इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन टर्मिनेट हो गई, फर्दर पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा R3SiCl में अगर आप 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका R3SiOH। अब ये डाइमराइज कर सकता है इस तरीके से। ठीक है। अगर आप RSiCl3 की आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं बाय एडिंग 3 वाटर मॉलिक्यूल तो आपको क्या मिल जाता है RSiOH3। इसकी पॉलीमराइजेशन आप देख सकते हैं कैसे हो रही है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जा रहा है। पॉलीमराइजेशन के बाद आपको एक शीट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है। जब आप CH3Cl और SI की रिएक्शन करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा CH3SiCl। जब आप 2CH3Cl और SI की रिएक्शन करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा CH3 2SiCl2। 3CH3Cl को SI के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा CH3 होल थ्राइस SiCl। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इनकी क्या कर सकते हैं आप हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। ये जो तीनों कंपाउंड आपने पढ़े CH3SiCl, CH3 2SiCl2, CH3 होल थ्राइस SiCl, इन सभी की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। पर अगर आपने 4CH3Cl और SI को रिएक्ट करा दिया तो आपको क्या बन जाएगा CH3 4SI। इसकी आपकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। हम लोग सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलिकेट्स क्या होते हैं SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स होते हैं। ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है सिलिकेट्स का। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डॉट से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं SI, और सर्कल से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरा कंपाउंड है जियोलाइट। इसका हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें SI को आप एल्यूमिनियम से सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। Al एटम रिप्लेस SI एटम इन SiO2 स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये होता है आपका जियोलाइट। तो एक कुछ इम्पॉर्टेंट जियोलाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जियोलाइट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोलाइट है ZSM5। इससे क्या होता है अल्कोहल को आप गैसोलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं ZSM5 यूज़ करके। बाकी यूजेस क्या हैं कि इट इज़ यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है। हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रुप 14 के बारे में। तो इसमें क्या होता है आपका 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन के। ठीक है। C12, C13 एंड C14। 12, 13, 14 क्या है, ये इनके मास नंबर्स हैं। ठीक है। और ये तीनों आइसोटोप नेचुरली अकरिंग होते हैं। इसमें से जो C14 है वो क्या है रेडियो एक्टिव है। इसकी हाफ लाइफ क्या होती है 5770 ईयर्स। ठीक है। और C14 को आप रेडियो एक्टिव डेटिंग में यूज़ करते हैं। कार्बन इज 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इज प्रेजेंट इन नेचर एज सिलिका, SiO2 एंड सिलिकेट्स SiO4 4 नेगेटिव। ठीक है। टिन और क्या होता है आपका SnO2 कैसीटेराइट। लेड और क्या है आपका गलीना PbS। There is considerable increase in covalent radius from carbon to silicon. After that, from silicon to Pb, small increase is observed. ठीक है। जैसे जैसे आप कार्बन टू सिलिकॉन मूव करते हैं तो आपको कोवलेंट रेडियस या एटॉमिक साइज में शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है। और फिर क्या होता है आपका सिलिकॉन से Pb तक आपका स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आपको स्मॉल इंक्रीज क्यों देखने को मिलता है सिलिकॉन टू Pb। इट इज़ ड्यू टू कम्प्लीटली फिल्ड DNF ऑर्बिटल्स। मतलब क्या हुआ, इट इज़ ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ
डी एन एफ ऑर्बिटल्स, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिससे साइज आपका छोटा पड़ जाता है। कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली कोवलेंट। चलो ठीक है। CO2 इज 0.03% इन एटमॉस्फेयर। ये भी कोई नया डाटा नहीं है, पुराना डाटा है। बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम, फिर टिन टिन। ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने से आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जा रही है। Group 14 are electron precise molecules in their tetravalent state, as they have 8 electron in valence shell. They don't behave as Lewis acid or bases। मतलब क्या हुआ, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। जब वो टेट्रावेलेंट स्टेट में होते हैं। ठीक है। ग्रुप 14 आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स इन देयर टेट्रावेलेंट स्टेट एज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। जैसे कि इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं CH4। ठीक है। टेट्रावेलेंट स्टेट में है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, और इसके वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैलेंस शेल में। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल हो गए। अब इनको ना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। ठीक है। ये अपने आप में स्टेबल मॉलिक्यूल बन गए, इसलिए ये ना ही तो लुईस एसिड ना ही लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। कार्बन कांट एक्सपांड इट्स covalency beyond 4 while other members of the group can due to absence of d orbital in carbon। ठीक है। PbI4 does not exist because PbI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6s2 electrons and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electron around द लेड एटम। मतलब क्या हुआ इसका, लेड को अगर 4 आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप पैदा कैसे करोगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, पर जो इनिशियली पीआई बॉन्ड बनता है ना, वो इनफ एनर्जी नहीं दे पाता जिससे कि ये जो 6s2 वाला आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अनपेयर हो सके। अभी इसके अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखेंगे लेड की, तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या है, आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये 4 आयोडीन के साथ आप बॉन्ड नहीं बना सकता ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। इसको एटलीस्ट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए लेड को क्या करना पड़ेगा कि जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से ये s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा, पर वो एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती क्योंकि जो पीबीआई बॉन्ड जो बनता है वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता। ठीक है। ये कहने की कोशिश की जा रही है। एक्सेप्ट फॉर CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर बिकॉज द सेंट्रल एटम कैन अकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन डी ऑर्बिटल। ठीक है। हमको मालूम है कि कार्बन में डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है। तो वाटर के पास जो लोन पेयर है वो कार्बन अपने आप में अकोमोडेट नहीं कर सकता है। बाकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं आपके ग्रुप 14 में, उनमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जो वाटर में जो लोन पेयर है वो डी ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए जो बाकी एलिमेंट्स हैं, कार्बन को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स के टेट्राक्लोराइड्स हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, जबकि CCl4 या कार्बन का जो भी आपका टेट्रा हैलाइड होगा उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। SiCl4 को आपने हाइड्रोलिसिस करा दी तो आपको क्या मिलेगा, SiOH4 और 4HCl। द लो solubility ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर मेक्स इट ऑफ इमेंस बायोकेमिकल एंड जियोकेमिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है। जो लो solubility है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में, वो उसको बायोकेमिकल और जियोकेमिकली इम्पॉर्टेंट बनाती है। ठीक है। ड्राई आइस इज ऑब्टेन्ड बाय अलाउइंग द
liquefied CO2 to expand rapidly. ठीक है. The starting materials for manufacture of silicon is RnSiCl 4 - N. ठीक है. R क्या हो सकता है? अल्काइल या अराइल. आपको नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं. क्वार्ट्स, क्रिस्टोबैलाइट, ट्राइमाइट are some crystalline form of silica and they are interconvertible into each other at suitable temperature. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो आपका क्वार्ट्स है, क्रिस्टोबैलाइट और ट्राइमाइट है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका के और ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं एट सूटेबल टेम्परेचर. In 3D structure of SiO2n, 8-membered ring is formed with alternate silicon and oxygen atoms. ये भी हम देख चुके हैं जब हम लुईस एसिड करेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. BF3 का सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा BCl3 का, फिर उससे ज़्यादा BBr3 का, फिर सबसे ज़्यादा Bi3 का. और बैक बॉन्डिंग ऑर्डर क्या होता है? BF3 सबसे ज़्यादा, फिर BCl3, फिर BBr3 और Bi3. बैक बॉन्डिंग क्या होती है आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, ये एक एडिशनल पॉइंट है एक्चुअली. इसका बस आप ऑर्डर ध्यान में रखिए. बैक बॉन्डिंग इज़ नॉट इन NCERT सिलेबस, पर इसका ऑर्डर कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया. Inert pair effect happens when valence shell n is greater than or equal to 4, that is from the fourth period. मतलब क्या हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट में कब से आता है? फोर्थ पीरियड के बाद से. मतलब फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड के आसपास में आपको मतलब फोर्थ पीरियड से लेके जो बाकी नीचे के जितने भी पीरियड है वहाँ तक आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड में आपको जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं देखने को मिलता. ठीक है. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. और अब आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.